नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं उपायुक्त सुमेधा कटारिया जी। भली बात आप परिचित हैं उनसे। सुमेधा कटारिया जी से आज हम लोग बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि पानीपत से इतना लगाव कैसे हो गया आपको? पानीपत से लगाव अच्छी बात नहीं है क्या? मोह नहीं होना चाहिए, लगाव तो होना चाहिए। लोगों का स्नेह है, पानीपत की ऊर्जा है। पानीपत की ऊर्जा से एक प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने को और आइडियाज लाने को, उनको कार्यान्वित करने को मन करता है। तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं मेरा भी सृजन हो रहा है। ए न्यू सुमेधा इज बीइंग क्रिएटेड हियर। सो बड़ा स्वाभाविक है एक ऐसी ऊर्जा के रूबरू होकर के कुछ अच्छा योगदान करना और कुछ सुंदर प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित करने की कोशिश करना। ये हिम्मत पानीपत दे रहा है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या करना चाह रहे हैं पानीपत के लिए? राहगिरी आपने शुरू की तो मेरे ख्याल प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम, उन्होंने भी तारीफ कर दी कि नंबर 1 में जा रहे हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने दिया। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुमेधा कटारिया जी पानीपत के लिए क्या करने जा रही हैं? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अभी तो सफर शुरू हुआ है, बहुत कुछ करना है। राहगिरी में लोगों की भागीदारी की बदौलत, प्रतिभागिता के दृष्टिकोण से राहगिरी प्रथम है हमारी कि 8 राहगिरी हुई हैं और लगभग 33,000 लोग इसमें भाग ले चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4,185 की एवरेज। ये एक पानीपत को श्रेय जाता है, ये किसी डीसी को श्रेय नहीं जाता है। और क्या करना चाहते हैं? अभी तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के साथ शुरुआत की है। अपना ये भी कहूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे कदमों से लंबी राहें नजर आ रही हैं, ये तय है। पानीपत के जो ऊर्जा है, पानीपत में जिस तरह का धार्मिक सौहार्द है, पानीपत में जिस तरह की एक सद्भाव है, सकारात्मकता है, एक आध्यात्मिक पुट है उसमें। लोग बहुत धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं यहाँ, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो उस ऊर्जा में ये कहीं निहित है कि वो कुछ अपने से हट करके, अपने से बाहर आकर के कुछ करना चाहते हैं। और दाता की कितनी कृपा है कि उनमें पोटेंशियल है, क्षमता है करने की, समृद्धि है। जो उन्हें मिला है वो उससे चुकाना चाहते हैं कहीं, इस धरती से जो कुछ पाया है। इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। और अभी एक जहाँ देखिए पिलर्स की ही बात है, तो प्रशासन ने तो कुछ नहीं किया है। प्रशासन ने फैसिलिटेट किया है, सुलभ कराया है, लेकिन जो किया है वो पानीपत के लोगों ने किया है। 220 में से लगभग 140 पिलर हो चुके हैं, लगभग 20 लाख रुपया लग चुका है, वो पानीपत के लोगों का लगा हुआ है। उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं की समितियों के द्वारा ये काम हो रहा है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया पिलर्स के एंगल से भी, वो भागीदारी एक की शब्द है, की वर्ड है कि भागीदारी के साथ यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है। सो उस एंगल से एक सबसे बड़ी ज़रूरत निकल कर के आई 5 मई को, जब मैंने यहाँ एक स्कूल में, स्पेशल स्कूल में शिरकत की एक समारोह में।
तो वहाँ 60 बच्चे मानसिक विकलांग और श्रवण बाधित बच्चे, वहाँ उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो मन में ऐसा उद्वेलन हुआ और मैंने आकलन किया कि यहाँ 250 से अधिक बच्चे ऐसे हैं और हम मतलब जो लोगों के सहयोग से भी जो काम चल रहा है, केवल 60 बच्चों को हम केटर कर पा रहे हैं। यानी 200 बच्चे के करीब जो है अभी भी घरों में ही हैं, जिनके एजुकेशन के लिए, जिनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोफेशनल दृष्टिकोण से कुछ नहीं किया जा रहा। तो इसलिए एक यहाँ के लोगों ने ही एक संस्था बनाई है सहभागी, जैसे एक प्रयास बनी है यहाँ की पार्किंग की मैनेजमेंट के लिए। तो उसके तहत हमने एक मॉडल तैयार किया है कि कॉरपोरेशन की ज़मीन होगी, हमारा फ़र्ज़ है एज कॉरपोरेशन ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। 2000 गज के करीब हाली पार्क के एक कॉर्नर में जगह ली है, कॉरपोरेशन का ही उसमें स्वामित्व रहेगा। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस इट विल रिमेन ओनरशिप ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन उसमें जो सहयोग कर सकेगा वो भी करेगा, जितना भी कंस्ट्रक्शन में। तो हमने ये आग्रह किया है नगर निगम के आयुक्त को कि आप हमें ग्राउंड लेवल तक बना दीजिए, बाकी हमारे शहर के लोग उसको खड़ा कर देंगे और उसको चलाएंगे भी। तो ये एक सहभागी स्पेशल स्कूल के नाम से ये प्रोजेक्ट बहुत मैं संकल्पित भाव से करना चाह रही हूँ। वो भी मुझे जो बल मिला है वो यहाँ के लोगों की ऊर्जा से ही मिला है। लोगों ने कहा है कि पैसे की आप चिंता ना करें और हम उसको संभालेंगे भी। जब हाँ ये चीज़ मिल जाएगी तो देखिए हम सरकारी अधिकारी के रूप में हमारी सबसे बड़ी सीमा होती है हमारे कार्यकाल की अनिश्चितता। The only certainty is uncertainty of tenure। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कार्य शुरू करें वो एक लॉजिकल एंड तक ज़रूर जाए, अदरवाइज उससे प्रशासन की विश्वसनीयता पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जहाँ लोग साथ जुटेंगे तो वो ज़रूर सिरे चढ़ेगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा। तो इसलिए वो भी मैं करना चाह रही हूँ। शीघ्र ही नगर निगम आयुक्त के साथ मिलकर के उसका हम शीघ्र ही शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये एक क्वेश्चन जो पानीपत के नेताओं में भी ये दिमाग में रहता है और पानीपत की पब्लिक में भी, कि क्या सुमेधा कटारिया जी पानीपत से इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं क्या? ऐसा कुछ है? नहीं। मैं जिस दिन नौकरी में हम आए थे, हमें ट्रेनिंग के दौरान एक सवाल पूछा गया था कि आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप राजनीति में जाना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं। मैं इसे बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ दाता की। एक उपायुक्त के रूप में कहीं काम करने का मौका मिलना ये बहुत बड़ी कृपा होती है। एक ये मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई असाइनमेंट नहीं है। जहां आप जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसको आप कर सकते हो। लोगों के साथ मिलकर के करें तो बेहतर कर सकते हो। सो ऐसा कुछ भी सोचना भी मेरी सच में मेरे कभी मानस में भी ऐसी बात नहीं आती। इस बात की कोई भ्रांति या वहम आप भी ना रखें, कोई भी ना रखे। अभी पॉलीथीन को लेकर आपने एक अभियान चलाया था, उसके जो नेगेटिव पॉइंट ये आए हैं, जिनके ऊपर छापेमारी चल रही है, वो तो कहेंगे ये गलत हो रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव आपने भी देखा है हमारे बच्चों के लिए, ये आने वाली पीढ़ी है उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का इनमें सामना करना पड़ेगा। तो वो पॉलीथीन के अभियान का दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासतौर पर वो जो लोग जो इसको कह रहे इग्नोर कर रहे हैं कि ये डीसी मैडम जो है गलत कर रही हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए सच्चाई ये है कि मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सोचता भी है, चाहे वो दुकानदार भी है। उसे ये तो बुरा लग सकता है कि उसका चालान किया जाए और उसको जुर्माना भरना पड़े, ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन कहीं मन ही मन में वो भी इस चीज को एंडोर्स करेगा कि जो ये चीजें हैं ये सही नहीं है। और मैं जो भी कर रही हूँ बहुत कानूनी दृष्टिकोण से, नोटिफिकेशन है 2013 की, लेकिन ऐसा
ऐसा कोई भी जो काम है वो केवल एक नोटिफिकेशन से हो नहीं सकता। जैसे 1970 के दशक से हम लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में कि हर घर में शौचालय हो, ठीक है, अलग अलग नामों के साथ वो चलता रहा, ये अभियान चलता रहा, पैसे आते रहे, कभी पब्लिक हेल्थ के पास आते रहे, कभी स्थानीय इकाइयों के पास आते रहे, कभी पंचायतों के पास आते रहे, कभी DRDA के पास आते रहे। तो क्या वो शौचालय बन गए? लेकिन जब संपूर्ण स्वच्छता अभियान और फिर ये स्वच्छ भारत मिशन जब से आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से उसकी आवश्यकता को लोगों के सामने रखा, तो ये एक चौंकाने वाली बात थी लोगों के लिए। कहीं संवेदना को कुरेदा गया। तो आज आप नतीजे देख रहे हैं, 2019 तक हर घर में शौचालय का स्वप्न साकार होने जा रहा है। हमारा सभी ग्रामीण अंचल में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ योगदान का पुरस्कार मिला है। तो ये कोई छोटी बात है? तो ये मानस में परिवर्तन से ही संभव हुआ है, किसी डंडे से नहीं हुआ है। और जब हमने भी 2010 से 9 से ये कार्य 2008 से इसमें एकजुट होकर के काम किया, तो ये किसी धनराशि से संभव होने वाला काम नहीं है कि सब्सिडी से शौचालय नहीं बनते। शौचालय तब बने जब लोगों की सोच को झंझोड़ा गया, जब लोगों के बीच में से निगरानी समितियां बनी, बच्चों की, महिलाओं की, पंचों की, युवकों की, और उन्होंने ये चेताना शुरू किया कि अगर शौचालय नहीं तो ये नारी के आत्मसम्मान के विरुद्ध की बात है। नारियों की डिग्निटी के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए। और बच्चों ने जहां उनसे स्कूल में पूछा जाने लगा कि बाहर गए थे कि घर में शौचालय है, तो ऐसे ऐसे बच्चों के उदाहरण हमारे सामने आए जहां बच्चों ने कहा कि हम तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक घर में शौचालय नहीं होता। मानस परिवर्तन पॉलीथीन के लिए भी यही जरूरी है। जब आप ये महसूस करेंगे कि जो पॉलीथीन की पन्नी है, कैरी बैग है, ये ना लेकर के मैं क्यों नहीं, जैसे हमारे माँ बाप करते थे, कपड़े का थैला लेकर के जाते थे सब्जी लेने के लिए, क्या हद तक हो गई? क्या हमारी इज्जत में कमी हो गई कि हम थैला नहीं उठा सकते? जब हमारे मानस में ये सोच आएगी, तब हम इसका पूरी तरह से इसका खात्मा कर सकते हैं। और मुझे पानीपत से बहुत ज्यादा उम्मीद है। मुझे नहीं लगता किसी ने आलोचना की हो कि आप ये गलत कर रहे हो। किसी ने ऐसा नहीं कहा है। ये जरूर कहा है जी आप थोड़ी सख्ती कम कीजिए, एकदम चालान करने शुरू कर दिए आपने, ये गलत है। तो मैंने ये कहा कि 4 महीने से मैं हाथ जोड़ रही थी कि 15 अगस्त तक आइए हम पानीपत को पॉलीथीन मुक्त करें। सभी संस्थाओं की बैठक की, शॉपकीपर्स के साथ बैठक की, क्या परिणाम हुआ? 15 अगस्त बीत गई, 30 अगस्त बीत गई, पूरा सितंबर बीत गया। तो 1 अक्टूबर से मैंने 15 टीमें ज़रूर लगाई और हमने इस बात को चेताने के लिए हमने बिल्कुल चालान करना शुरू किए और 144 लगा करके दुकानों को सील करने का भी प्रावधान है। तो अब सभी ऑन बोर्ड हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। फाइन, मैं उनकी बात को पूरा मान देते हुए मैं समय देने को तैयार हूँ। इट इज़ नॉट एन इश्यू। लेकिन फिर भी मेरी दरखास्त, मेरी विनती केवल हर एक बच्चे, युवक, गृहिणी से ही नहीं, मेरी दरखास्त, मेरी विनती हर धार्मिक इदारे से भी रहेगी, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भी रहेगी कि प्लीज आप भी ये अपने परिसरों में ये बंद कीजिए। कोई भी लंगर भंडारा थर्मोकोल की प्लेटों में नहीं होना चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि पानीपत की जनता है डंडे के जोर से काम ना करे, उसके दिमाग में ऐसी बातें आए, समझ लें कि वाकई ये गलत चीजें हैं, तब जाके जो है सिस्टम ठीक हो सकता है। बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं कि मैं ऐसा चाहती हूँ, होगा भी तभी।
ये बात एक बहुत सूक्ष्म सी है कि जब मानस में परिवर्तन आएगा, जब हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, जैसे शौचालय के लिए भी क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या कहती है, सोच से शौचालय है, सोच से बनता है, सब्सिडी से नहीं बनता। हमने ऐसे देखे हैं लोग जो पैसा लेने को तैयार नहीं थे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान पे इसको ठेस समझा। और ये सच भी है, हर एक कोई मोबाइल ले सकता है तो एक शौचालय नहीं बना सकता। तो आज पॉलीथीन के लिए ये सचमुच एक बड़ी बड़ी जंग है, क्योंकि हमारे मानसिकता में घुस चुका है पॉलीथीन। हमें कन्वीनियंट लगता है, हमारी जो सुविधा के पैमाने हैं उसमें पॉलीथीन हमें बहुत सुविधाजनक लगने लगा। अब एकदम हम ये कहें कि आपकी सुविधा से शहर डूब रहा है, आपकी सुविधा से ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, आपकी सुविधा के भेंट चढ़ रही है हमारे बच्चों का स्वास्थ्य। ये तो आप भी मानेंगे कितनी कितनी तरह की बीमारियां होने लग गई हैं जिसका कारण नहीं समझ में आता है। जो हमें समझ आ रहा है वो ये बहुत बड़ा कारण है, ये रिसाइकल्ड जो मटेरियल से बना पॉलीथीन कैरी बैग है और थर्मोकोल जो वर्जिन प्लास्टिक और ग्रेन्यूल से बना है, इसका हर हालत में बहिष्कार होना ही चाहिए। मैडम, दो पहलू हैं इस शहर के, आपने बड़ी खूबी गिनवाई क्या क्या काम है। थोड़ा सा कड़वा सवाल मेरा ये है कि दो प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया, एक जेबीएम कंपनी, हालांकि आपका महकमा नहीं है, निगम का महकमा है, लेकिन जेबीएम कंपनी को एक ठेका दिया गया। उधर बिजली की विभाग की बात की जाए, जो बिजली के बिल बांटते हैं या बिजली के बिल बनाते हैं, ये दो महकमे ऐसे हैं जिसने शहर को नंबर 1 बनाने की बजाय नीचे धकेल दिया, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर हम लोग देख रहे हैं। 2.25 करोड़ से ज़्यादा का हमारा ठेका हो गया सफाई का, जो 40 लाख रुपए तक का सीमित था, उसके बावजूद ये हालत। दूसरा, बिजली बोर्ड की बात की जाए, आज भी आपके पास शिकायतें ही आती होंगी, रिक्शा चलाने वाले के 8 लाख रुपए बिल आ गया, एक जिसके घर में सही घर से खाना नहीं पकता 2 लाख रुपए उसका बिल आ गया। इन कंपनियों में आपका कभी शिकंजा आपने कसा है, नहीं कसा? देखिए, ऐसा है, जो ये मेरे स्तर की बात नहीं है। नंबर 1, मैं पहले बिजली विभाग की बात करना चाहूँगी। जिस भी लेवल का नीतिगत निर्णय हुआ वो कोई लोकल लेवल पे नहीं हुआ, ठीक है, ये स्टेट लेवल डिसीजंस हैं, आउटसोर्स जो बिलिंग का जो इशुएंस का काम है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बिल्कुल सबको ये कहना चाहूँगी, किसी को जो भी बढ़ा हुआ बिल आ रहा है बिल्कुल भी आतंकित ना हो, पैनिक ना क्रिएट करें। वी आर कमिटेड टू रेक्टिफाई इट, हम इसको सही करने के लिए पाबंद हैं। मैं बिजली विभाग की ओर से सभी को ये आग्रह भी करना चाहूंगी, किसी भी तरह से आप पैनिक ना हो। अगर बिल बढ़ा हुआ आ जाता है, इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ये बिल बढ़ा हुआ है तो वो सही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ठीक करने के लिए पाबंद हैं। तो वहाँ बिजली बोर्ड में ऐसा कुछ मिलता नहीं ना, एक उन्होंने कस्टमर केयर एक लगा रखे हैं। हम तो बिल्कुल 24/7 उपलब्ध हैं, 24/7 हम उपलब्ध हैं। और कितने ही लोगों के जो हमारे पास आए हैं, हमने विद इन आवर्स उसको रेक्टिफाई किया। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं विभाग के द्वारा कि जो एजेंसी है उन पे मॉनिटर लगाए जाएं, और जो खास करके घरों का बिल है, डोमेस्टिक सप्लाई का जो बिल है वो फिल्टर हो। कि डोमेस्टिक सप्लाई तो आफ्टरऑल क्या है, 500, 1000, 2000, 4000, तो किसी का 50,000 से भी ऊपर आता है तो पहले ही चौंकने वाली बात है। सो उस लेवल पे भी फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं। हो जाती है ऐसी कोताही, वो हम ठीक करने के लिए पाबंद हैं। रही बात नगर निगम की, भाई नगर निगम हमारा क्यों नहीं है, नगर निगम भी हमारा है। सो इसलिए आप मेरे से बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। नगर निगम का भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये बड़े लेवल का डिसीजन हुआ है और एक अच्छी दूरगामी सोच के साथ हुआ है। हम एक आम उसमें हमें ये लगता है कि वो 40 लाख का ठेका था, अब 1 करोड़ का हो गया। देखिए, उसके आप पूरी, अगर जब तक आप पूरे तथ्यों से वाकिफ नहीं होंगे कि उसमें क्या क्या शुमार 40 लाख वाले में था,
या 1 करोड़ वाले में था, अगर आप उस पे आकलन करें तो शायद आप भी कन्विंस होंगे कि ऐसा कुछ गलत नहीं किया गया। मैंडेट जो उनको है हर घर से कचरा उठान की भी है, और सेकेंडरी पॉइंट्स जो हैं जहां कचरा एक तो घर से उठता है, हाउस होल्ड कलेक्शन जिसको बोलते हैं, दूसरा है जो गलियों की सफाई होती है उसका एक कलेक्शन पॉइंट होता है कुछ गलियों का मिलाकर, तो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से उसका उठान है। वो हर गली से उठाने के लिए नहीं, वो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से उन्होंने उठाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस बारे में देखिए पूरा जो नए आयुक्त आए हैं रोहतक में काम करके आए हैं, और रोहतक जिस भी पदान पे था अब 89 पदान पे है। मैं तो बहुत विश्वास करते हूँ और मेरा पूरा भरोसा है उन पे कि वो पूरी तरह से हर बात का, हर तथ्य का गंभीरता से संज्ञान ले रहे हैं, और जितना इक्विपमेंट, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर जेबीएम को प्रोवाइड करनी है वो उसका पूरा जायजा भी उन्होंने लिया है, और वो सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि ये जो भी कंपनी जिसको जो ठेका दिया गया है वो अपने काम को सही अंजाम दे। मैडम इसमें भी कहीं पेच हैं। अभी बात की जैसे 40 लाख के ज़्यादा का ठेका था, अभी मैं इस गिनाना चाह रहा हूँ आपको कि 35 लाख रुपए का एक ठेका जो है अलग से चल रहा है, हुड्डा के सेक्टरों में चल रहा है, कूड़ा उठान का ही। वहीं पे निगम के भी वो लोग आ गए, ये जेबीएम कंपनी भी आ गई। एक अभी थोड़े दिन पहले एक ठेका और दिया गया है जो मशीन जो रोड के ऊपर चलेगी, चाहे सोनोली रोड है, संत रोड है, वो एक तो मशीन गायब होगी, कहीं किसी को दिखी नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ का 3 करोड़ हो जाए, लेकिन उनके लिए काम तो हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बात पैसे की नहीं है कि पैसा कितना खर्च हो। हर घर, मैंने कोई भी जो नागरिक है शहर का वो राहत महसूस करे, ये एक पर्पस है। आप जो चीज कह रहे हैं मेरे ख्याल में उसमें कहीं ना कहीं कोई विसंगति है। जो आप वैक्यूम क्लीनिंग और उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर नाइट क्लीनिंग ऑफ द रोड्स, जो दिन में सफाई नहीं हो सकती, रोड्स के बर्म्स क्लियर करने होते हैं। नाइट में भी नहीं दिख रही वो नहीं 5-4 दिन दिखे थे। ये आप इत्मीनान रखिए, अगर वो नहीं काम कर रही है तो उसको ये नहीं है कि उसको पैसे ही दिए जाए। मेरे सवाल थोड़े से कड़वे इसलिए लगे क्योंकि जनता मैडम जनता हमारे से पूछती है कि भाई किसी अधिकारी के पास, नेता के पास जाएं तो हमारी तरफ से ये सवाल जरूर करिएगा। तो ये जनता के सवाल हैं, सवाल करना बनता है, और सवाल अगर ना हो तो हम भी कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। तो ये सवाल बिल्कुल सर माथे पे हैं, और सवालों के जवाब देना हमारा फर्ज भी है, और वो तथ्यों पे आधारित भी हों, ऐसा भी हमारा कर्तव्य बनता है। सो ये जो चीजें आप कह रहे हैं, हम नगर निगम के साथ इसकी अलग से चर्चा भी करेंगे, और मैं नहीं समझती कि कोई भी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम का अधिकारी, हम गैर जिम्मेवार लोग नहीं हैं। वी आर ऑलवेज इन पब्लिक लेंस, और इस चीज से हम पूरी तरह वाकिफ हैं। कोई भी कोताही हम ऐसे ही क्यों होने देंगे और क्यों करेंगे? जनहित में जो चीज बनती है, सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सफाई को सुनिश्चित करने के लिए, वो हमारा प्राइमरी मोटिव है। उसके अलावा तो मैं नगर निगम का मैं कहती हूँ एक ही काम है कि हम सफाई रख लें, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। मैं खुद भी आयुक्त रही हूँ नगर निगम करनाल में, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अगर आप सफाई ठीक से सुनिश्चित कर रहे हो तो यू हैव डन योर जॉब। सो ये हम बिल्कुल इस बात के में और चर्चा होती भी रही है, और आगे भी हम करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को ये प्रतीत हो दैट दे आर बीइंग केयर्ड फॉर। लेकिन एक अपील मैं ये भी करना चाहूंगी कि ये भी काम देखिए ऐसा है जिसमें लोगों का सहयोग चाहिए, भागीदारी चाहिए। मेरी सचमुच मैं कई बार ये एक सवाल, वो भी शायद लोगों को नागवार गुजरता हो, लेकिन मेरा एक सवाल कई बार रहता है कि अगर एक मोहल्ला 1000 घरों का है तो क्या 1000 स्वीपर लगा दिए जाएं तो सफाई हो जाएगी?
तो हर एक का अपने आप ही, कोई मैं तो नहीं उनको जवाब कर दे रही, हर एक का कहते नहीं, उसका क्या मतलब है? सफाई स्वीपर्स के होने से ही नहीं होनी है, सफाई हमारी अपनी भागीदारी से भी होगी। अगर हम कचरे को, तीन ही चीजें देखिए, रिड्यूस, कि हम कचरे को कम फैलाएं, या जैसे सूखा कचरा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसको सहेजा जा सकता है, सूखे कचरे को हम हफ्ते में एक बार डालें, गीले कचरे को केवल रोज डालें, तो उसी से ही बहुत बड़ा निदान निकल सकता है। सेकेंडली, अगर मैं एक जागरूक नागरिक हूं तो मैं 10 घरों की ही जिम्मेवारी ले लूं, उनको मोटिवेट करूं, एक्सटेंशन यूज करके उनको ये समझाऊं कि ये शहर हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है। आप कल्पना कीजिए, एक एक मोहल्ले की वो समितियां अगर बन जाएं, और फिर हम तो ये भी तैयार हैं कि एक वार्ड, एक मोहल्ले में हम ये कह दें कि ये है, आपके साधन हमेशा सीमित होते हैं कि ये मैन पावर या ये मशीनरी इस एरिया के लिए उपलब्ध है, आप इससे काम लें। आपने कैसे काम लेना है? देयर इज नो हार्म इन दैट। तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी, मुझे लगता है कि असल कुंजी उसमें भी है। हाँ, नगर निगम का जो दायित्व है, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, कोई कम नहीं करके बता रही हूँ, वो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है और वो हमें कर्तव्य का वहन करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हटके बात की जाए, शहर में जाम की स्थिति आपने देखी, आपने बस अड्डे के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे वो बसों का निकालने का इंतजाम कर दिया। इसके अलावा शहर को जाम मुक्त करने की क्या है कुछ आपके दिमाग में प्लानिंग? अभी इस पे एक मीडिया हाउस ने एक चर्चा भी रखी थी। मेरे लिए सचमुच, मैं बार बार, सॉरी आई एम रिपीटिंग द वर्ड, भागीदारी। मुझे लगता है हम कोई भी समस्या का समाधान भागीदारी से तो कर सकते हैं, सिर्फ डंडा चला के नहीं कर सकते। अब हमने 7,000 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण तो किया, तो गाड़ी को बाई लेन में या स्लिप रोड पे या साइड रोड पे खड़ा करने की बजाय हम क्यों नहीं पार्किंग में खड़ा करते? वहां कोई पैसा भी नहीं लगना, 10 मीटर भी नहीं है। क्यों हम टू व्हीलर को एक स्लिप रोड पे खड़ा कर रहे हैं, क्यों हम उसमें नहीं खड़ा करते? तो ये भागीदारी चाहिए। सेकेंडली, इसमें भी हमने लोगों के साथ चर्चा करके, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, उन्होंने शहर में घूम करके भी देखा है कि कौन सी ऐसी रोड्स हैं जो वन वे की जा सकते हैं। वो हम 3 या 4 रोड्स को वन वे करने जा रहे हैं, प्रॉपर आकलन करके, और वो हम प्रॉपरली एनफोर्स भी करेंगे कि लोगों की सुविधा के दृष्टिगत। तीसरी इसी से जुड़ी चीज है एनक्रोचमेंट्स। आप नगर निगम को दोष देते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं हटा रहे, कौन कर कौन रहा है एनक्रोचमेंट? वो भी हमारे जैसा कोई दुकानदार है जो बाहर टेबल लगाने वाले से 500 रुपए रोज वसूलता है कि नहीं वसूलता है, ये आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं श्योर इस बात। तो फिर वो दुकानदार क्या नागरिक नहीं है शहर का? क्यों उसको हर समय उसको डंडा है? क्या मेरे पास इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी हैं नगर निगम के कि मैं लगातार उनका चालान करती रहूं? ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए। इस पानीपत के ऊर्जा के साथ वो माहौल तैयार हो सकता है जहां लोगों में थोड़ी सी शर्म भी हो कुछ गलत करने से पहले। ये भी एक भागीदारी में मैं इसको जरूरी मानती हूँ कि हमें इस दृष्टिकोण से भी करना है। मैं तो उठा लेंगे हम सामान, चालान कर देंगे, ठीक है, मुनादी कराते रहेंगे, नोटिस चस्पा कर देंगे, देन व्हाट? एक बार उठाएंगे, 2 दिन बाद फिर, क्योंकि उस दुकानदार को 500 रुपए रोज का मिल रहा है। ऐसा आपके माध्यम से भी मुझे लगता है कि ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए जहां लोग संवेदनशील हों अपने शहर के लिए। जैसे एक ही फ्रेज जो पहले ही दिन से मेरे मन में आया, वो क्या था? मेरा पानीपत। मैं तो पानीपत की नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी मेरा पानीपत लगता है कि मैं अब यहाँ काम करती हूँ, ये मेरा पानीपत। राहगिरी में हमने मेरा पानीपत फिट पानीपत पे लेके गए कि हम खुश हों, हम फिट हों। लेकिन ये मेरा की फीलिंग, कुलवंत जी, अगर शहर का हर बच्चा,
हर युवा, हर नागरिक, हर सीनियर सिटीजन, हर शॉपकीपर, हर सब्जी वाला मेरा पानीपत कहने लगे। कल्पना तो कीजिए, क्या वो इस शहर को प्रदूषित कर पाएगा? क्या वो इस शहर में गंदगी फैला पाएगा? क्या वो इस शहर में कुछ ऐसा होने देगा जो सही नहीं है? हमें हमारी आइडेंटिटी को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब पानीपत को अपना समझें। जिस दिन ये फीलिंग सब में आ जाएगी, मेरा पानीपत, तो पानीपत बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। शहर के अलावा गांव की पंचायतें भी अब पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। सरकार का जैसे फैसला था, गांव में भी कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? ये अद्भुत प्रयास हुआ हमारे कृषि विभाग के माध्यम से। हमने लोगों को समझा करके, आईईसी, इन्फॉर्म, एजुकेट, कम्युनिकेट करके कि ये पराली जलाना उचित नहीं है, इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसी को मल्चर के साथ भूमि में ही मल्च किया जा सकता है और खेती की जा सकती है। तो आज की डेट में इतने सुखद परिणाम हमें मिल रहे हैं। अगर मैं 15 अक्टूबर 2017 की बात करूं तो पिछले साल 46 केस हुए थे और लगभग 70-80 किले जलाए जा चुके थे। आज की डेट तक 14 केस हुए हैं और केवल 20 एकड़ पराली जलाई गई है। और एक जो जिम्मेवार, जिनकी हमें लगता है कि जो एक लीड करने वाले हैं, एक सरपंच को भी हमें अनफॉर्चुनेटली सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि उसने अपने खेत को जलाया। हमें ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, ये नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन ये बहुत सुखद बात है कि हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं। 182 गांवों के 74,000 हेक्टेयर में हमारे पैडी लगी हुई है और उस 74,000 हेक्टेयर में केवल 20 किले ही पराली जलाई गई है। ये मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय जहां हमारे कृषि विभाग के अधिकारीगण को जाता है, नाबार्ड को जाता है, वहाँ जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया इस बात को फैलाने में, उनको जाता है, वहाँ हमारे किसानों को जाता है कि उन्होंने हमारी बात को सुना। यहाँ पे 60 कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं जहाँ पे लगभग 25-25 लाख का इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं कि किसानों को कहीं दूर ना जाना पड़े, उन्हें किराए पे वो इक्विपमेंट मिल जाएंगे। हर एक किसान को वो खरीदने की जरूरत ही नहीं। लगभग 150 किसानों के पास भी वो इम्प्लीमेंट्स है। 10 लाख रुपए तक के सब्सिडी का प्रावधान है। इसका फर्क पड़ा है। सो कृषि विभाग की इस नीति का, हरियाणा सरकार की इस नीति का लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस पानीपत में। ये डंडे का असर नहीं था, ये लोगों की मतलब भागीदारी मानते हैं। बिल्कुल, हर चीज में यही है। मेरा तो बिल्कुल बहुत पुख्ता विश्वास है कि जब हम दिल से कुछ करेंगे, जब हम कन्विंस हो करके, जब हम ये समझ करके, जान करके किसी चीज को करेंगे, तो वो उसके परिणाम सकारात्मक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। शिवधाम के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी। 1 नवंबर से आप उसमें कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो क्या है? जी जी, हमारे 182 गांवों में लगभग 380 शिवधाम हैं जहां हम क्रिमेट करते हैं या हम बरी करते हैं, कब्रिस्तान हैं या शिवधाम हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों से हमने इसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए लगभग 13 करोड़ के, कि उनको 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं शिवधाम में। पीने का पानी, शेड का निर्माण, बाउंड्री वॉल और वहाँ का पहुँचा एक रास्ता। तो अब हमें 90 लाख रुपए ग्रांट मिली थी। वो तो हमने लगभग 46 शिवधाम के लिए हमारी प्रयोग हुई। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारी पंचायतों ने इतना सहयोग किया कि लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए लगा करके हमने कुछ शिवधामों को तैयार किया। और आज की डेट में ये स्थिति है, जोरों से मेरे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और हमारे सरपंच, हमारे सभी ग्राम सचिव लगे हुए हैं, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, एक्शन पंचायती राज सब जुटे हुए हैं
क्योंकि उनको हमने यही टारगेट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार कि हमारे पास पीआरआई का फंड आया है, वैट का पैसा आया है, कोई कमी नहीं है पैसे की, और भी मांगेंगे सरकार से भी मिल जाएगा। लेकिन हम फोकस, हमारे लिए चिड़िया की आंख कि कम से कम जो व्यक्ति जिस भी परिवार से जा रहा है तो कम से कम वो एक गरिमापूर्ण ढंग से, एक अच्छे डिसेंट तरीके से उसका क्रिमेशन हो सके, वहाँ का पहुँचाए रास्ता ठीक हो, वहाँ लोगों को पीने के पानी या हाथ धोने के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था मिल जाए, थोड़ी ग्रीनरी हो, कुछ बेंच हो, लोग बैठ सकें। यानी एक दुख की घड़ी में हम कैसे सुकून दे सकें, शांति उनके मन को दे सकें, इस प्रयास के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसी महीने के अंदर ये 2 सुविधाएं, पानी की व्यवस्था और शेड्स की व्यवस्था, हम 100% सुनिश्चित करेंगे और इसके बाद 30 नवंबर तक हम पहुंचायक रास्ता और बाउंड्री वाल, उन पे हम जोरों से हम काम शुरू करने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल, जैसा कि हम शुरू से यही बात करते हैं कि पानीपत की जनता ने आपको बड़ा प्यार दिया है, मोह नहीं करना आपने, जैसा कह रहे थे, पानीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पानीपत के लोगों के स्नेह को जब अंतर्मन से महसूस करती हूँ तो कहीं दिल भर आता है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यहाँ कभी किसी पोस्टिंग पे नहीं रही। जिस तरह से उन्होंने केवल स्वीकारा ही नहीं, जिस तरह से साथ चले हैं, साथ आगे बढ़कर के साथ दिया है, हर इनिशिएटिव के साथ उन्होंने अपना सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, आत्मबल बढ़ाया है मेरा। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता का भाव रखती हूँ। मैं उनके प्रति एहसानमंद हूँ कि वो ये जो स्मृति पटल पे जो नक्श हो रहा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। और जिस भागीदारी की भावना के साथ हम एक के बाद एक प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की मैं हिम्मत कर पा रही हूँ, वो भी इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि लोग साथ दे रहे हैं। और ये हमारा पानीपत है, हम इसको बेहतर बनाने के लिए हर एक कोई कुछ करना चाहता है। आज अगर हम सब जुट करके कुछ उस करने की जो हमारी एनर्जी है उसको एक कलेक्टिव एनर्जी को हम जोड़ लें, तो अब देखिए जब वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला तो कितने लोग साथ जुट के वहाँ का काया पलट कराए। बाल श्रमिक गृह में के लिए एक आह्वान किया तो कैसे सारी सुविधाएं लोग लेकर के आ गए 24 घंटे के अंदर। ये कोई छोटी बात है। ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊष्मा, स्नेह की ऊष्मा जिस पानीपत में है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है और मैं पूर्ण समर्पण भाव से जी जान लगा करके कर्मठता से के साथ काम करना चाहते हूँ ताकि हम पानीपत के आज को तो बेहतर बना ही सकें, पानीपत के आने वाले कल को भी सुंदर बना सकें, ऐसा भावना। बड़ी अच्छी बातें आज उपायुक्त जी से सुनने को मिली है। तो बड़ी बात हर इंटरव्यू में इन्होंने यही बात की है कि जन भागीदारी जो है वो जरूरी है, चाहे वो पॉलीथीन का मामला हो, चाहे वो शहर को सुंदर बनाने का मामला है। तो एक अपील वाइस ऑफ पानीपत के जरिए भी अपनी भागीदारी जरूर दीजिए ताकि पानीपत को नंबर 1 बनाया जा सके। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।